नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। ये हमें ले जाते हैं कल्कि अवतार, एक नए युग का जन्म, कहानी के कुछ अहम हिस्सों में। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र युद्ध के करीब 6000 साल बाद का समय है। साल 2898। हम्म। दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। जीवन वो सिमट गया है बस एक जगह, एक बहुत बड़ा रहस्यमयी शहर, काशी। हाँ, काशी, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों में हमें दिखता है एक भविष्य जो काफी अंधकारमय है। हाँ, काफी डार्क। एक योद्धा है जो एक पुराने श्राप से बंधा है। एक शासक है, बड़ा बेरहम, जो सब कंट्रोल करना चाहता है। हम्म। फिर एक गर्भवती महिला है जो उम्मीद की तरह है। और एक शिकारी जो बस अपना फायदा देखता है। कई सारे किरदार और सबके अपने अपने मोटिव हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि इस भविष्य वाली दुनिया में हमारे पुराने मिथकों और किरदारों को कैसे फिर से लाया गया है। और इसका आज के लिए क्या मतलब हो सकता है? कि महाभारत युद्ध के बाद एक भयानक काम की वजह से उन्हें करीब 6000 साल पहले श्राप मिला था। अमरता का और साथ में लगातार पीड़ा का भी। हाँ, और इतने हजारों सालों की तकलीफ के बाद अब उनके जीवन का बस एक ही मकसद बचा है। क्या? विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की रक्षा करना, वही उनके उद्धार का रास्ता है। ये सोचना ही कितना अजीब है। 6000 साल। है ना? ये सिर्फ मतलब शारीरिक दर्द नहीं होगा जैसा स्रोत कहते हैं। ये शायद युगों युगों तक इंसानी सभ्यता को बनते बिगड़ते देखने का एक गहरा मानसिक बोझ भी होगा। हाँ, बिल्कुल। और जो बात मुझे खास लगी वो ये कि कैसे एक श्राप, एक सजा अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है। हाँ, शायद मुक्ति का साधन भी। ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत ही, क्या कहें, फ्यूचरिस्टिक और नाटकीय रूप लगता है। सही। क्या आपके कर्म चाहे कितने भी पुराने हों, आखिर में आपको एक नियति तक ले ही आते हैं। और ये सोचना भी मतलब अजीब लगता है कि 6000 साल बाद दुनिया इतनी बदल गई है, तब कर्तव्य का मतलब क्या रहता होगा? क्या ये बस एक पुरानी आदत है या सच में कोई गहरा उद्देश्य? स्रोत इस पे सीधे तो कुछ नहीं कहते, पर अश्वत्थामा का जो समर्पण दिखता है, उससे लगता है कि उनके लिए ये कर्तव्य टाइम से भी परे हैं। हाँ। ये उनके कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। एक शापित योद्धा जो अब भविष्य के रक्षक का रक्षक है। बिल्कुल। और उनका ये किरदार वो एक तरह से पुल का काम करता है किसके बीच? इस प्राचीन अतीत और इस तकनीकी भविष्य के बीच। वो उस दुनिया से हैं जहां देवता और दानव होते थे, हाँ, और अब वो एक ऐसी दुनिया में हैं जहां टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। उनका होना ही इस कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि भविष्य टेक्नोलॉजी तय करेगी या पुराने मूल्य और विश्वास। 98 ईस्वी का काशी शहर। स्रोत कहते हैं ये एक विशाल किले जैसा है और सबसे ऊपर है द कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स नाम से ही लगता है कोई खास जगह। हाँ, यहाँ सुप्रीम यास्किन का राज है। बताया गया है कि पानी जैसे मतलब जिंदगी के लिए सबसे जरूरी संसाधनों पर उसका पूरा कंट्रोल है। ओहो। और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो बस्तियां हैं, वहां बाकी लोग धूल और निराशा में जी रहे हैं। ये तो बिल्कुल क्लासिक डिस्टोपियन समाज वाली बात हो गई। हाँ, मतलब एक ऐसा भविष्य का समाज जहां ऊपर से सब ठीक लगे, एडवांस लगे, पर अंदर बहुत अन्याय, असमानता और कंट्रोल हो। बिल्कुल संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा और बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये तो खैर हमें इतिहास में भी दिखता है और आज भी। सही। यास्किन का किरदार इसी सिस्टम को बनाए रखने की इच्छा का प्रतीक लगता है। और उसे कल्कि अवतार की भविष्यवाणी के बारे में भी पता है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो जानता है कि कल्कि का जन्म उसके कलयुग यानी इस अंधकार के युग का अंत कर देगा। इसलिए वो इस जन्म को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। बिल्कुल। उसका डर ही उसे और ज्यादा क्रूर बना रहा है। हाँ, उसका डर समझा जा सकता है। वो सिस्टम का प्रतीक है जो कल्कि के आने से खत्म हो जाएगी। सही। कल्कि का आना सिर्फ कोई धार्मिक घटना नहीं है, ये तो मौजूदा पावर स्ट्रक्चर के लिए सीधी चुनौती है। हाँ, यास्किन का कॉम्प्लेक्स पर कंट्रोल, पानी जैसी बेसिक जरूरत पर कब्जा, ये सब दिखाता है कि वो कैसे जिंदगी पर ही कंट्रोल चाहता है। लेकिन भविष्यवाणी उसके कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल, और यही उसके डर का असली कारण है। और इसी कंट्रोल वाली दुनिया के बिल्कुल केंद्र में द कॉम्प्लेक्स की एक लैब में हमें मिलती है सम 80। सम 80। हाँ, जिसे बाद में सुमति नाम दिया गया। स्रोत कहते हैं कि वो चमत्कारिक रूप से गर्भवती पाई जाती है। लैब में चमत्कारिक रूप से,
हाँ, और यही वो महिला है जिसे कल की अवतार की मां बनने के लिए चुना गया है। यहीं से कहानी बहुत रोमांचक हो जाती है। सुमति का किरदार ये तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। कैसे? एक ऐसी जगह पर जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड है, जहां शायद नेचुरल जन्म भी मुमकिन ना समझा जाता हो। हाँ, वहां एक बच्चे का इस तरह गर्भ में आना ये तो अंधेरे में उम्मीद के उगने जैसा है। बिल्कुल। उसका सिर्फ गर्भवती होना ही नहीं बल्कि उसका यास्किन के चुंगल से भाग निकलना वही कहानी के मुख्य संघर्ष को शुरू करता है। सही। वो अब सिर्फ एक महिला नहीं है, वो चलती फिरती आशा है, भविष्य का प्रतीक जिसे बचाना है। उसका बचना ही पूरी दुनिया के भविष्य की चाबी बन जाता है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए यास्किन एक बड़ी चाल चलता है। क्या? अब आता है भैरव। भैरव। स्रोत बताते हैं कि वो काशी की बाहरी बस्तियों का रहने वाला एक बहुत ही कुशल बाउंटी हंटर है। बाउंटी हंटर, इनाम के लिए शिकार करने वाला। हाँ, भैरव का किरदार उस दुनिया की कठोर सच्चाई दिखाता है जिसमें वो जी रहा है। उसकी एकमात्र इच्छा है पर्याप्त यूनिट्स कमाना, जो शायद भविष्य की करेंसी है, हाँ, ताकि वो कॉम्प्लेक्स की बेहतर जिंदगी में जा सके। हाँ, उसके लिए नैतिकता, सहानुभूति, ये सब शायद लग्जरी है। सही कहा। तो जब यास्किन सुमति को पकड़ने के लिए भारी इनाम रखता है तो भैरव उसे इंसान की तरह नहीं देखता, तो किस तरह देखता है? कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के अपने टिकट की तरह। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी खास हाईटेक गाड़ी बुज्जी में सुमति का पीछा करना शुरू कर देता है। उसकी शुरुआती नीयत पूरी तरह से स्वार्थी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी निराशा वाली परिस्थितियों में जहां रोज की जिंदगी ही जंग हो, क्या सही और गलत के मायने बदल जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो स्रोत उठाते हैं। क्या जिंदा रहने की जरूरत नैतिकता पर भारी पड़ जाती है? शायद। भैरव का किरदार इसी दुविधा का प्रतीक है। वो बुरा नहीं है, पर उसकी परिस्थितियां उसे स्वार्थी बनाती हैं। कॉम्प्लेक्स की चमक उसके लिए इतनी बड़ी है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं। उसके किरदार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है। काशी के बाहर वो बंजर रेगिस्तान, वहां टकराव होता है। किसके बीच? एक तरफ है अश्वत्थामा, जो अपना हजारों साल पुराना कर्तव्य निभा रहा है, सुमति की रक्षा कर रहा है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ है भैरव, जो सुमति को सिर्फ एक इनाम समझकर उसका शिकार कर रहा है। स्रोत बताते हैं कि दोनों में भयानक लड़ाई होती है। जाहिर है, एक रक्षक, एक शिकारी। और इसी लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा होता है जो भैरव को बदल देता है। क्या? शायद वो यास्किन की क्रूरता का असली चेहरा देखता है, या सुमति की बेबसी और उसके अंदर पल रही उम्मीद की पवित्रता को महसूस करता है। स्रोत कहते हैं कि उसे एहसास होता है कि कॉम्प्लेक्स की चमक के पीछे कितना अंधेरा है, और वो जिस टिकट का पीछा कर रहा था वो असल में कितनी कीमती चीज है। अच्छा, एक तरह का रियलाइजेशन। हाँ, और फिर जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक बहुत ही असाधारण घटना घटती है। क्या होता है? भैरव के अंदर हजारों सालों से सोई हुई एक प्राचीन शक्ति जागती है। प्राचीन शक्ति? हाँ, संकेत मिलते हैं कि वो महाभारत के महान योद्धा कर्ण का पुनर्जन्म है। कर्ण का पुनर्जन्म? अरे वाह! ये उसके लिए सिर्फ दिल बदलना नहीं है, ये तो उसकी पूरी पहचान का बदलना है। बिल्कुल। एक पल पहले वो सिर्फ एक बाउंटी हंटर था, और अगले ही पल वो एक पौराणिक विरासत का वाहक बन जाता है। ये विज्ञान फाई एक्शन और पौराणिक पुनर्जन्म का मिश्रण, ये वाकई बहुत दिलचस्प है ना? एक ऐसा किरदार जो भविष्य की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, उसे अचानक अपनी प्राचीन जड़ों का एहसास होता है। हाँ। ये उसके कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट है। वो अपना स्वार्थ छोड़ देता है और फैसला करता है कि वो इनाम का पीछा नहीं करेगा, बल्कि रक्षकों के साथ खड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत फायदे से बड़ा भी कोई मकसद हो सकता है। उसका बदलना सिर्फ इमोशनल नहीं, शायद स्पिरिचुअल भी है, जैसा कर्ण के पुनर्जन्म का संकेत है। सही। ये कहानी के दायरे को और बड़ा कर देता है। ये सिर्फ भविष्य की लड़ाई नहीं, बल्कि शायद युगों से चले आ रहे धर्म और अधर्म के युद्ध की एक और कड़ी है। और इस बार कर्ण का अंश शायद धर्म के पक्ष में खड़ा हो रहा है। हाँ, शायद। हाँ, ये कहानी को एक गहरी परत देता है। तो अब भैरव बदल चुका है। स्रोत बताते हैं कि वो अश्वत्थामा और शंभाला नाम की एक गुप्त बस्ती के विद्रोहियों के साथ मिल जाता है। शंभाला? हाँ, लगता है शंभाला वो जगह है जहां वो लोग रहते हैं जो यास्किन के राज के खिलाफ है और पुरानी भविष्यवाणियों में, खासकर कल की अवतार में विश्वास रखते हैं। अच्छा, तो एक तरह का रेजिस्टेंस बेस। हाँ, अब ये एक संगठित प्रतिरोध बन जाता है। शंभाला का विचार भी अहम है। ये दिखाता है कि निराशा के माहौल में भी प्रतिरोध और आस्था जिंदा रह सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं, बल्कि एक विचारधारा का सेंटर भी हो सकता है। अब ये सिर्फ अश्वत्थामा की अकेली लड़ाई नहीं है,
और ना ही भैरव का पर्सनल स्ट्रगल। ये एक सामूहिक कोशिश बन गई है भविष्य को बचाने की। बिल्कुल। और फिर आता है फाइनल टकराव। ये सब मिलकर यास्किन की विशाल सेना का सामना करते हैं, जो उन्हें खत्म करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है। जाहिर है यास्किन आसानी से हार नहीं मानेगा। श्रोत इस आखिरी लड़ाई को बहुत भीषण बताते हैं। अंत में उनकी बहादुरी और त्याग रंग लाते हैं। अच्छा। लड़ाई का अंत होता है सुमति की सुरक्षा और कल्कि अवतार के जन्म के साथ। आखिरकार उस अंधेरे तकनीकी भविष्य के बीच, जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, एक नए युग का, आशा का जन्म होता है। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? इन स्रोतों से हमें क्या मुख्य संदेश मिलता है? मेरे विचार में ये क्लाइमैक्स दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, टेक्नोलॉजी कितनी भी हावी क्यों ना हो जाए और शासक कितना भी क्रूर क्यों ना हो, हाँ, उम्मीद और आस्था का बल वो अंत में भारी पड़ सकता है। कल्कि का जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं है, ये एक प्रतीक है। किस चीज का? अंधकार पर प्रकाश की जीत का, अधर्म पर धर्म के फिर से स्थापित होने के वादे का। ये एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती है ना? नहीं, एक पेज बाकी है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताते हैं, यास्किन भले ही इस लड़ाई में कल्कि को रोक ना पाया हो, लेकिन वो पूरी तरह हारा नहीं है। तो अंत में वो किसी तरह महाभारत काल के दिव्य अस्त्र, पौराणिक गांडीव धनुष को हासिल कर लेता है। गांडीव? अरे बाप रे! हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद और भी भयानक रूप लेने वाला है। मतलब? कल्कि का जन्म हो चुका है, लेकिन उनके युग की स्थापना का रास्ता वो फूलों से नहीं, कांटों से भरा होगा। सही कहा। मतलब बुराई ने भी अब प्राचीन शक्ति हासिल कर ली है। ये तो स्थिति को और उलझा देता है। बिल्कुल। तो हमने आज इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे 6000 साल पुराना एक श्राप, यानी अश्वत्थामा, भविष्य की एक बेहद अंधेरी दुनिया से टकराता है। हाँ। कैसे बिल्कुल अलग बैकग्राउंड वाले किरदार, एक श्रापित रक्षक, एक चमत्कारी माँ और एक स्वार्थी शिकारी से नायक बना योद्धा, इनकी किस्मत एक साथ जुड़ जाती है। और कैसे भयानक बाधाओं और निराशा के बावजूद उम्मीद, यानी कल्कि, अपना रास्ता बना ही लेती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें आधुनिक तकनीक और प्राचीन ज्ञान के बीच के रिश्ते पर भी सोचने को मजबूर करती है। हाँ, ये बात भी है। एक तरफ हाईटेक शहर हैं, भविष्य के हथियार हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीजें हैं, और दूसरी तरफ श्राप हैं, अवतार हैं, पुनर्जन्म हैं, दिव्य अस्त्र हैं। ये मिश्रण दिखाता है कि शायद भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं बनेगा, बल्कि हमारी जड़ें, हमारी कहानियां और हमारे विश्वास भी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। और जैसा आपने कहा, कल्कि का जन्म अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। हाँ, और यास्किन का गांडीव हासिल करना इस शुरुआत को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। तो आगे क्या? अब ये सोचने वाली बात है, और शायद यही वो नुक्ता है जिस पर हम अपने श्रोताओं को विचार करने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या? कि जब गांडीव जैसी प्राचीन दैवीय शक्ति का सामना भविष्य की एडवांस टेक्नोलॉजी से होगा, और वो भी एक ऐसे शासक के हाथ में जो अधर्म का प्रतीक है, तो संघर्ष का रूप क्या होगा? ये तो बड़ा सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी प्राचीन दिव्यता को हरा देगी, या दिव्यता टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का रास्ता खोज लेगी? ये टकराव भविष्य के युद्धों और पावर बैलेंस की कैसी तस्वीर पेश कर सकता है? हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प